गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स टुडे। आज हमारे इस चैप्टर की थर्ड क्लास होने वाली है और आज हम चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर पढ़ा था और हमने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा था। रेट लॉ क्या था? अगर मैंने रेट लॉ लिखा तो हमने कहा रेट लॉ क्या होगा कि जिसमें रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू दी पावर्स विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अगर मैं इसको लिखूँ, रेट लॉ होगा रेट इज़ इक्वल टू के और जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, मान लो ए और बी दो रिएक्टेंट आपको दे रखे हैं, तो ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये हमने रेट लिखा था। ठीक है, और इसी की हमने डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी थी। डिफरेंशियल फॉर्म में हमने यहाँ रेट को डाला था माइनस डी आर बाई डी टी, इक्वल किया था हमने उसको के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, जहाँ ये एक्स और वाई का जो सम था, एक्स प्लस वाई जो था, वो ऑर्डर था किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो माइनस डी आर बाई डी टी होता है, ये इंस्टेंट रेट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है, बट इसको कैलकुलेट करना जो होता है, हमने कहा था कि जो हमारा कर्व आ रहा था ना, कर्व पर हम जैसे इस पॉइंट का मुझे रेट निकालना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस यहाँ पर डी आर बाई डी टी इंस्टेंटेनियस रेट होगा। बट यहाँ पर मुझे ना टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी और उस टेंजेंट की स्लोप ड्रॉ करके हम इसका रेट जो है निकाल पाएंगे। पर ऐसा होता है कि कई बार ये जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ नहीं आ पाती हैं, बहुत टू द पॉइंट नहीं आ पाती हैं। तो करेक्ट वैल्यूज़ को ऑब्टेन करने के लिए हम इस डिफरेंशियल फॉर्म से d को हटाएंगे। अगर हमें इसके d को हटाना है तो मैथमेटिक्स में हम इंटीग्रेशन जो हमारा ऑपरेटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं? रेट लॉ का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द रेट लॉ। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द रेट लॉ। क्यों कर रहे हैं हम इंटीग्रेट? क्योंकि हमको जो डिफरेंशियल फॉर्म थी उसको डिफरेंशियल से हटाकर जो हमारे डी था, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, उसको हटाना था। ठीक है, और उसको हम एक नॉर्मल फॉर्म में, जिस पे हम आराम से कंसंट्रेशन रखकर, रिएक्टेंट्स की टाइम रखकर हमारे आंसर्स को निकाल पाएँ, उसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक, तो अभी आपके सिलेबस में सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व करने का है और उसी पे न्यूमेरिकल्स हैं, तो फ़िलहाल हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं क्या करूँगी? रेट लॉ लिख दूँगी। रेट लॉ क्या है? माइनस डी आर बाई डी टी इज़ इक्वल टू क्या? के। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स थे। मान लो मेरा जो रिएक्शन है वो है आर गिव्स पी। ठीक, तो मेरा रिएक्टेंट क्या है? आर है, आर, और क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है? ज़ीरो ऑर्डर, तो पावर में क्या आएगा? ज़ीरो। इज दिस क्लियर? माइनस डी आर बाई डी टी किसके इक्वल हो गया? के इंटू रिएक्टेंट्स आने थे, कितने भी रिएक्टेंट ए बी सी जितने होते, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट लिखा है, आर। अब यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रिएक्टेंट को किससे डिनोट कर रही हूँ, आर से, ए से, बी से, इट डजेंट मैटर। बट अगर मैंने यहाँ पर ए लिया तो मैं यहाँ भी ए लूँगी, यहाँ आर लिया तो यहाँ भी आर लिया जाएगा, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन में जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतनी हमको सेपरेशन ऑफ, मतलब उतने मेथड्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि आपने क्लास अभी आपका शुरू हुआ है क्लास 12th, तो आप इसमें पढ़ोगे इंटीग्रेशन में कि किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। आर की पावर ज़ीरो क्या हो गया? 1 हो गया। एनीथिंग तो पावर ज़ीरो इज़ 1। ठीक है, मेरा ये हो गया माइनस डी आर बाई डी टी किसके इक्वल हो गया? के इक्वल हो गया खाली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो के है ना, इसे उठाकर यहाँ, ये जो माइनस का साइन है ना, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, और दो वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे, के तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है आर। आर क्या है? हमारी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, या फिर वेरिएबल है हमारा टाइम, क्योंकि रिएक्शन का टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल को यहाँ रहने देंगे और दूसरे वेरिएबल को यहाँ ले आएंगे। ठीक,
नेक्स्ट स्टेप में आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, छोटी सी डेरिवेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमारे डिफरेंशियल फार्मूला से इंटीग्रेटेड फार्मूला पर हम जाने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है ऐसा, थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको ज़रूर, ऐसे। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कोई लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो हमारे पास थी R0, ठीक है, और फाइनल कंसंट्रेशन जो बनकर आई है वो R है। सपोज़ इनिशियली हमारे पास 10 मोलर था और फाइनल जो हमारे पास बचा है वो 2 मोलर बचा है, तो 10 से 2 होता है, ये 10 to 2 होता। ठीक है, तो R0 से R। टाइम हम 0 टाइम से शुरू हुए, जब मैंने क्लॉक शुरू करी वो 0 था, और किस टाइम तक गए हम नहीं जानते, तो T तक चले गए। ठीक है, तो जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी थी, R0, और जब टाइम T हुआ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, R हो गई। ठीक, अब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अगर इंटीग्रेशन, तो जो इंटीग्रेशन होता है ना, d/dx ऑफ x, क्या आता है यहाँ पर इंटीग्रेशन, जैसे किसी सिंपल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रही हूँ मैं, 1 का। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका वेरिएबल होता है वो आ जाता है, x आ जाता है। तो dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सिर्फ मिलेगा r, डिफरेंशियल हट जाएगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशियल यहाँ पर हट जाएगा। तो dr का इंटीग्रेशन खाली क्या होगा, हमारे पास r होगा। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, कहाँ से लेकर, R0 से लेकर R तक, जहाँ R0 नीचे है लोअर लिमिट और R ऊपर है अपर लिमिट। आई बिलीव आपने क्लास 11th में फिजिक्स में ये सब थोड़ा सा पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। ठीक, कांस्टेंट तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, माइनस के बाहर रहेगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और फिर t के ऊपर लिमिट लगेंगी, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर t तक। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे R, माइनस लोअर लिमिट भी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, तो R0। ठीक है, और माइनस k का इंटीग्रेशन तो कुछ करा ही नहीं है हमने, कांस्टेंट था। t से 0 तक है तो t माइनस 0 होगा, t माइनस 0 होगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बन गया R माइनस R0 किसके बराबर आ गया, माइनस KT के बराबर आ गया। ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ R इज़ इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। ये एक इम्पॉर्टेंट आपकी इक्वेशन तैयार हो जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, मुझे इंस्टेंट रेट चाहिए, तो उस इंस्टेंट का सिर्फ जो फाइनल कंसंट्रेशन है, जो उस टाइम जो कंसंट्रेशन है वो रखोगे, उस टाइम तक जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो रखोगे, रेट कांस्टेंट रखोगे, और क्या रखोगे, R0 रखोगे, और आप किसी भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मिसिंग फीचर है वो निकाल सकते हो। इसमें से जो मिसिंग होगा वो आराम से आप निकाल सकते हो, जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पता हो ज़रूरी नहीं है, कुछ जो वेरिएबल मिसिंग होगा वो वहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। एटलीस्ट आपको इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम तो पता ही होगा, और किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फिक्स होता है, तो उस टाइम तक के लिए कितना आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ आप निकाल सकते हो, वो निकल जाएगा। तो कितना प्रोडक्ट बना वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा हम और रीअरेंज कर दें तो इसको हम k की टर्म्स में निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट अगर हमें निकालना हो तो अगर रेट कांस्टेंट की फॉर्म्स में निकालें इसको तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा किसके बराबर, ये माइनस KT इधर गया प्लस KT, R0 माइनस R। ठीक है, R0 माइनस R अपॉन आपका टाइम। तो ये जो दो फॉर्म है आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये दोनों फॉर्म्स आप लर्न करेंगे। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाले दोनों फॉर्मूलाज आप लर्न करोगे। ठीक, अब आता है इसका ग्राफ। ये तो हो गई इक्वेशन, ये फॉर्मूलाज हो गए जो आपको एकदम अच्छे से लर्न करने हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ। और ग्राफ आप जब भी बनाओगे ना तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे y और x दो वेरिएबल्स होते हैं, m होता है आपका स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मुझे एकदम साफ नज़र आ रहा है कि मेरे पास जो दो वेरिएबल्स हैं x और y हैं मेरे, वो है कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टाइम, क्योंकि रेट कांस्टेंट फिक्स होता है किसी भी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट्स की वो भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो चेंज होने वाली जो चीज़ें हैं वो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ। तो वाई एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे, टाइम। तो जो हमारी स्लोप है वो किसके इक्वल होगी, माइनस के, और इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो गया, आर नोट। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो स्लोप कैसी दिख रही है आपको, नेगेटिव। स्लोप पे साइन कैसा है, माइनस का साइन है, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो जैसे मैंने ये लिया ग्राफ, इस तरफ क्या लिया, इसको इस फॉर्मूला को हटा देती हूँ, इस तरफ क्या लिया मैंने, कंसंट्रेशन ली रिएक्टेंट्स की। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस तरफ क्या लिया हमने, टाइम लिया। ठीक, अब ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स घटती हैं, है ना, तो ग्राफ हमेशा कहाँ से शुरू होगा, ऊपर से। तो मैंने जैसे यहाँ से एक पॉइंट से शुरू कर दिया, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो आर नॉट के बराबर होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो यानी जीरो ऑर्डर को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, इसलिए जो हमारा ग्राफ है वो भी नीचे की तरफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक है, किससे आएगा, स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली क्लास में कहा था कि कम हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए ये स्ट्रेट लाइन हो। तो किस रिएक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन आता है, जो भी जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस हैं उनके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्ट्रेट लाइन में आते हैं। यानी टाइम बढ़ने के साथ डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये आर नॉट हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन घट रहा है बढ़ते हुए टाइम के साथ, और स्लोप यहाँ पर कितनी हो गई, स्लोप हो गई आपकी माइनस के। ये आपका आर नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है, आर नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है। इज दिस क्लियर। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। तो ये इम्पॉर्टेंट है ग्राफ आपके लिए। ठीक है, ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन के, वो आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। जब मैंने ये ग्राफ लिया, वो मतलब आपको डायरेक्टली ग्राफ बना के दे सकता था और पूछ सकता था बताओ किस ऑर्डर का ग्राफ है ये, ऐसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ग्राफ बना दिया और आपको यहाँ पहचानना है भाई ये तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। ठीक, पर मैंने इस ग्राफ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एक्स एक्सिस पे लिया और टाइम को वाई एक्सिस पे लिया। यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ग्राफ थी, तो हमने ऐसे किया। पर क्या कोई और तरीका हो सकता था, क्या हम टाइम को वाई एक्सिस पर और टाइम को वाई एक्सिस पर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को एक्स एक्सिस पर रख के प्लॉट कर सकते थे? बिल्कुल प्लॉट कर सकते थे, वो उस हिसाब से ग्राफ बनता फिर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, मुझे y पे कौन चाहिए, t चाहिए, टाइम चाहिए, है ना। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये थोड़ा, ये बुक में तो नहीं है, बट जैसे आप लोग एंट्रेंस वगैरह अगर देते हो नेक्स्ट ईयर तो उसमें आपको शायद ये थोड़ा बहुत काम आ सकता है। तो माइनस के टी को हम उस तरफ ले आएंगे, प्लस के टी कर देंगे। ठीक है, माइनस के टी इक्वेशन के उस तरफ आ गया, प्लस के टी। आर जो है वहाँ आकर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका प्लस में आर नॉट है। ठीक, और अब ये यहाँ पे क्या था, के है ना, के हमें नहीं चाहिए, के को यहाँ जाके नीचे जाके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चाहिए। मतलब y जो है वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। तो k को डिवाइड करेंगे। टाइम क्या हो गया आपका, खाली टाइम बच गया -1/k, ये क्या है r प्लस आर नॉट के बराबर। ठीक है, ये बन गया। अब देखो y एक्सिस पर कौन आएगा, टाइम आएगा, टाइम आएगा। x एक्सिस पर कौन आएगा, mx ना, m क्या है -1/k और x क्या है यहाँ पे r है, बिल्कुल ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मेरे पास इस तरफ कहाँ आ गई, x एक्सिस पर। और r नॉट आपका क्या हो गया, अभी भी प्लस c की जगह यही है, तो इंटरसेप्ट पे तो अभी भी क्या आएगा आपका, r नॉट आएगा। ठीक है, r नॉट आएगा, पर आर नॉट बाय टाइम भी आएगा, तभी तो उसके यूनिट्स जो है, आर नॉट बाय के आएगा, आर नॉट बाय के, ये के डिवाइड हुआ ना यहाँ के, तभी तो यूनिट्स इक्वल होंगे टाइम के। आर नॉट और के यूनिट भी तो टाइम के इक्वल आना चाहिए था, तो इसकी इंटरसेप्ट होगा आर नॉट बाय
के, और ग्राफ जो है इंटरसेप्ट प्रेजेंट है, इंटरसेप्ट 0 नहीं है, तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा और अभी भी डिक्लाइनिंग ग्राफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ जो स्लोप आएगी आपकी वो होगी -1/k। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर कर देख सकते हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी डेरिवेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा हाँ, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी आप तैयार करिएगा। उस एग्जाम्पल में आप सिर्फ ले लो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। वैसे तो एग्जाम्पल्स कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड पे पूछता नहीं है, बट अगर कभी इन केस पूछ लिया जाए तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जो है, और बहुत सारे जो कैटालिसिस रिएक्शंस होते हैं जो सर्फेसिस पे, मतलब सॉलिड सर्फेसिस पे जो कैटालिसिस रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के ही होते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो इसको आप इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसी डेरिवेशन पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसकी हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म बनानी है तो क्या करोगे, पहले आप रेट लॉ लिखोगे। रेट लॉ क्या है आपका, -dr/dt किसके इक्वल होगा, -dr/dt इक्वल होगा के, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी पावर 1। रिएक्शन क्या है, R गिव्स P। तो यहाँ पे रिएक्टेंट आते थे ना, A है, B है, C है, तो यहाँ मेरा R है, R गिव्स P, तो R की पावर 1, क्योंकि रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन है। ठीक है, दोबारा हम क्या करेंगे, माइनस को इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, खाली हो जाएगा ये dr, और ये हो जाएगा -k, R हो गया, पावर 1 हट गई, dt। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे आप। ठीक, ये भी R है और ये भी R है। उस तरफ पावर क्या थी, पिछले में ज़ीरो ऑर्डर में यहाँ पे पावर 0 थी, तो 1 होकर ये ख़त्म हो गया था। पर इस बार आपकी पावर 0 नहीं है, तो ये फैक्टर यूनिटी नहीं होगा। इनफैक्ट ये x है तो ये x है, मतलब दोनों रिएक्टेंट है तो ये भी रिएक्टेंट है, तो ये एक वेरिएबल है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की तरफ लेके आएंगे और ये दूसरा वेरिएबल t है उसको अलग करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हो गया dt, और यहाँ पर नीचे आपका आ गया r। ठीक है, r आ गया। अब क्या करोगे, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे। इंटीग्रेट आप कहाँ से कहाँ तक करोगे, आप दोबारा इंटीग्रेट आप करोगे इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन तक, यानी R0 से लेकर कहाँ तक करेंगे आप, R तक इसको इंटीग्रेट करोगे। सिमिलरली यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से, 0 से लेकर t तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेकर टाइम तक t तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, इतनी बात। तो आगे हम इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चूज़ करेंगे कि dx/x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है log x। क्या होता है, log x होता है, dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x। पर log का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो होता है ln, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। ln और log में, नेचुरल लॉग और log में सिर्फ 2.303 टाइम्स का डिफरेंस होता है। ln होता है 2.303 टाइम्स ऑफ log। और एक्चुअली में मैथमेटिक्स में भी ये जो dx/x का इंटीग्रेशन होता है ना वो log x नहीं होता, वो ln x ही होता है। पर क्योंकि मैथ्स में या फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन को सीख रहे होते हैं तो dx/x को log x मान लेते हैं। बट केमिस्ट्री में ये जो 2.303 नंबर है इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हम यहाँ इस फॉर्मूला को बाकी आगे जाके न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो ये जो 2.303 है वो हमारी न्यूमेरिकल्स की वैल्यू को बदल देगा। तो यहाँ पर हम जो dx/x का इंटीग्रेशन करेंगे ना उसे log x ना रख कर किस में रखेंगे, ln x में रखेंगे, जहाँ ln जो है वो नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, इतनी बात। तो dr/r, ये dx/x ही तो है, तो dr/r ln ऑफ x होना था ना, तो आ जाएगा ln ऑफ r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ln ऑफ r, और फिर आप इस पे लिमिट लगाओगे कहाँ से लेकर कहाँ तक, r0 से लेकर r तक, इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर फाइनल कंसंट्रेशन तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो है आपका k तो कांस्टेंट है, तो k माइनस k को तो हम बाहर ले लेते हैं। dt का इंटीग्रेशन करना है हमें सिंपल, तो dt क्या होगा, खाली t होगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैंसिल, खाली क्या हो जाएगा t, और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर t तक। फिर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है ना, तो ln ऑफ अपर लिमिट क्या है हमारी r, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन है, माइनस ln ऑफ r0। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा -k, t -0 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, t -0 0 ही होगा, I mean 0 हट जाएगा, तो -kt। अब ये जो इक्वेशन है
दोबारा हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और देखेंगे क्या हम इससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं दोबारा से, वो क्या है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और टाइम है। तो ये मेरा y है, ठीक है, और ये मेरा mx है। और ये क्या होगा फिर जो बच गया, ये होगा c। क्या होगा, c होगा, यानी कि इंटरसेप्ट होगी। तो इसको हम दोबारा इस फॉर्म में लेके आएंगे, y = mx + c, यानी इसको अकेला रहने देंगे और इंटरसेप्ट को उस तरफ उठाकर लेकर चलेंगे। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा ln ऑफ r हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, -kt + ln ऑफ r नॉट। ठीक है, तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। ठीक, इस इक्वेशन को ही पहले देखो, आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले इसी इक्वेशन को देखो, इस पर हम किस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दोबारा मैं एक स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर लिया जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे लिया जाएगा टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया हमने एक तरफ और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। आप देख सकते हो -kt + ln ऑफ r नॉट। ठीक है, तो टाइम इस तरफ आ गया, माइनस के क्या है, स्लोप है, स्लोप दोबारा नेगेटिव है, और ln ऑफ r नॉट इंटरसेप्ट प्रेजेंट है, यानी लाइन 0 से शुरू नहीं होगी, लाइन ऊपर से शुरू होगी। अब ऊपर से शुरू होकर ये ऊपर को भी जा सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी और ऐसे भी आ सकती थी, दोनों तरफ आ सकती थी। तो पर इस लाइन, इस ग्राफ की स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। इसकी स्लोप नेगेटिव है, इसलिए जहाँ से भी ये शुरू होगी हम उसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ये जहाँ से शुरू हुई वो इसका इंटरसेप्ट है, ये पोर्शन क्या है, इंटरसेप्ट है। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ln ऑफ r नॉट होगी। क्या होगी, ln ऑफ r नॉट, और स्लोप क्या हो जाएगी इस ग्राफ की, -k। इज दिस क्लियर। तो ये हमारा एक ग्राफ आया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए आया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो जीरो ऑर्डर के लिए भी सेम आया था एक ग्राफ, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ आया था, बस फ़र्क क्या था, इसमें ln r नॉट है और वहाँ पर खाली क्या था, r नॉट था। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी किस फॉर्म में लिए हैं आपने, ln r की फॉर्म में लिए हैं, और यहाँ खाली किसकी फॉर्म में लिए थे, r की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक ग्राफ बिल्कुल सेम आता है, और वो ये है कि यहाँ पे नेचुरल लॉग की फॉर्म में है और यहाँ खाली r और r नॉट की फॉर्म में था। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला अभी भी उस फॉर्म में नहीं पहुंचा जिसको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम। अब क्या करेंगे हम, ये ln और ln को एक तरफ लेकर आएंगे वापस से। मैंने इसको यहाँ पर इसलिए ऐसे लिखा था क्योंकि मुझे ग्राफ में प्लॉट करना, तो मेरी तो यही वाली फॉर्म ऑलरेडी थी। ठीक है, पर इस माइनस को भी ख़त्म कर देते हैं। इस माइनस को ख़त्म करना है तो ये ln r की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, ln r नॉट माइनस कर देना पड़ेगा ln r। अगर मैं ऐसा करूँगी, दोनों में से माइनस कॉमन ले आऊँगी, तो यहाँ का माइनस इस इक्वेशन के इस तरफ के माइनस को कैंसिल कर देगा, तो खाली बच जाएगा kt। आप जानते होंगे लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में जब प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में आते हैं, और माइनस में है तो कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में। जानते हो आप, मैंने शायद आपको लास्ट ईयर लिखवाई थी, लॉग ऑफ ए बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी होता है। मतलब अगर लॉग में प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में होंगे, लॉग में माइनस में है तो कहाँ होंगे, डिवाइड में। तो यहाँ पर हम कहाँ देख सकते हैं कि लॉग में माइनस में प्रेजेंट है। ठीक है, लॉग है या नेचुरल लॉग है, एक जैसे ही चलेंगे, रूल्स उनके सेम है। ठीक है, बस 2.303 का अंतर था उनमें। तो यहाँ पर माइनस में है तो ये हो जाएगा ln ऑफ r नॉट बाय r। क्लियर, इतनी बात, kt के बराबर है। अब मैं इस ln को ओपन कर रही हूँ, ln को ओपन करके हम log की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 टाइम्स ऑफ log r नॉट बाय r हो जाएगा। ठीक, अब kt, मान लो हमें किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना था, k निकालना था, मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन भी है, फाइनल कंसंट्रेशन भी है, और टाइम हमको दे रखा था। तो आप आराम से कैसे निकालोगे, k को यहाँ रखो और t को यहाँ ले आओ। तो अब ये जो फॉर्म बनी है ना, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिखती हूँ। क्या फॉर्म आई, k = log ऑफ r नॉट बाय r, है ना, और 2.303 बाय t, ये जो फॉर्म। ठीक है, तो इसको बाय हार्ट आपको लर्न करना है। ठीक, क्या
नींद में भी जो याद होना चाहिए ना वो वाला लर्न। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। ये किसके लिए फॉर्मूला है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। और इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल बनता है 80% न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला पे आते हैं, मतलब 80% जो न्यूमेरिकल होंगे वो इसी से होंगे, बाकी सिर्फ 20% चांस होंगे कुछ और आएगा। मतलब एक ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का इस चैप्टर में वो यही है, ठीक है। k इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, और नीचे क्या है आपका ये t है डिवाइड में, ठीक है। अब हम एक और ग्राफ हम इस टॉपिक पर देखते हैं। जैसे आप इस पे सपोज़ इसी इक्वेशन में आप ग्राफ को बनाना चाहें, ठीक है, कैसे बनाओगे? जैसे कि मुझे फॉर्म चाहिए थी स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है ना। तो y एक्सिस पर हमने क्या लेना है? कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस लेना है। तो कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस वाली वैल्यू मेरे पास ये है, तो ये हो गई मेरी y एक्सिस, ठीक, y एक्सिस हो गई। तो ये क्या होगी? y एक्सिस तो खाली होनी चाहिए, तो ये क्या होगी? x एक्सिस। तो x एक्सिस पे टाइम चाहिए था ना, x एक्सिस का टाइम क्या है मेरा t, तो t को उधर जाना पड़ेगा, तो इसको उस तरफ लेकर जाएंगे। क्या बनेगा ये? यहाँ पर log ऑफ आर नॉट बाय आर, ये हो गई y एक्सिस, इक्वल में आ गया आपका क्या? k के साथ मल्टीप्लाई हुआ t, और नीचे क्या है? 2.303। क्या यहाँ पे प्लस में कुछ है? यहाँ पर प्लस में कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो इंटरसेप्ट क्या होगा इस ग्राफ का? 0 होगा। जैसे मैंने ये ग्राफ लिया, y एक्सिस पर क्या लिया हमने? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वेरिएबल यहाँ पे रिएक्टेंट आ गया ना, तो आर नॉट अपॉन आर ये हमारा वेरिएबल हो गया y एक्सिस वाला। और x एक्सिस का जो हमारा वेरिएबल है वो है टाइम। टाइम के आगे जो भी वैल्यू है वो क्या है? स्लोप है। तो स्लोप हो गई इस ग्राफ की कितनी? k अपॉन 2.303। आप देख सकते हो स्लोप पे साइन किया है पॉजिटिव, यानी ये ग्राफ इस बार कैसा जाएगा? ऊपर की तरफ। और कहाँ से शुरू होगा? क्या यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट है? यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ऊपर से कहीं शुरू नहीं होगा, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा 0 से, तो 0 से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे स्लोप क्या होगी? k अपॉन 2.303। इज दिस क्लियर? स्लोप जानते तो हो क्या होती है? y एक्सिस y कोफिशिएंट अपॉन x कोफिशिएंट होती है ना, या स्लोप होती है tan थीटा। तो ये स्लोप क्या होगी यहाँ पे आपकी? स्लोप निकालने से एक्चुअली हम किसी भी ग्राफ का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, इसलिए स्लोप के ऊपर इतना फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 2 ग्राफ हो गए, एक तो ये वाला ग्राफ हो गया, एक जिसमें लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी जिसमें लाइन नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ हमने लॉग आर नॉट अपॉन आर टाइम के साथ प्लॉट किया है, और वहाँ हमने क्या प्लॉट किया था? ये था आपका ln आर नॉट, ये था ln आर, ठीक है, और ये था टाइम, और स्लोप क्या थी यहाँ पर? -k थी। और इसी तरह का एक ग्राफ हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्लॉट किया था, बस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये भी r था और ये भी क्या था? r0 था, इंटरसेप्ट r0 था, ln नहीं था, नेचुरल लॉग नहीं था, ठीक। तो ये 3 ग्राफ्स हुए आपके अभी तक, 2 हुए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के और एक तीसरा किसका हमने किया है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का किया है। इसके अलावा अलग अलग फॉर्म्स आपकी ग्राफ्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ तो पूछी जा सकती हैं, जो CBSE के एग्जाम्स हैं उसमें पूछने के चांस बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक के ऊपर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में या कोई भी इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, हो सकता है इनमें कई बार कंसंट्रेशन ना होकर, अगर सपोज गैसेस स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होगी, वहाँ प्रेशर इंपॉर्टेंट होगा। तो कई बार आपको वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ना देकर प्रेशर की फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो पूछता है, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रेशर की फॉर्म में आता है। तो अगर प्रेशर की फॉर्म में न्यूमेरिकल आएगा तो हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? मान लो मेरे पास दे रखा है A कोई गैस थी और वो B गैस और C गैस में ब्रेक हो रही है। सभी फॉर्म गैसेस होनी चाहिए, तभी प्रेशर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि गैसेस सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं उनकी मैटर करती, प्रेशर से सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट होती हैं, तो हम प्रेशर यूज़ करते हैं। A गैस B और C गैस में चेंज हो रही हैं और मान लो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। यहाँ पर जब आपको वो देगा इनिशियल प्रेशर, यानी कि जब टाइम 0 है तब कोई प्रेशर दिया होगा, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से होगा, ठीक। तो इनिशियल प्रेशर मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल प्रेशर, ठीक है। इनिशियल प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से होगा? इनिशियल प्रेशर या टोटल प्रेशर सेम ही बात होगी, क्योंकि जब टाइम 0 है तो सिर्फ है ही A और कुछ है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट, यही मानकर चलते हैं हम। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा, यानी कि वो एक्चुअली PI होगा, P इनिशियल होगा, ठीक है। जो मतलब टाइम 0 पे आपको प्रेशर दे रखा है वो इनिशियल प्रेशर है। अगर कोई टाइम लिया, मान लो 100 सेकंड के लिए हमने 50 सेकंड के लिए हमने रिएक्शन करवाया और 50 सेकंड पे जो प्रेशर टोटल दे रखा होगा, सपोज वो प्रेशर टोटल
इन तीनों गैसेस की वजह से होगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो पूरे सिस्टम का होता है, इंडिविजुअल चीज़ों का नहीं होता। प्रेशर हम सिस्टम का मेजर करते हैं, यानी कि अब 50 सेकंड के बाद आपका ए जो है वो बी और सी में कन्वर्ट हो चुका, तो 50 सेकंड के बाद जो प्रेशर मिलेगा वो पी ए बी होगा प्लस पी बी होगा, प्रेशर ड्यू टू बी होगा और प्रेशर ड्यू टू सी होगा। इज दिस क्लियर? हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला था वो था K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R नॉट अपॉन R, इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन फाइनल कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे होगा हमारा इनिशियल प्रेशर, R नॉट की जगह क्या लेंगे, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर लेंगे। ठीक है, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर लेंगे, यानी फाइनल प्रेशर किसका लेंगे, A का लेंगे, तो मैंने PA लिख दिया। ठीक है, तो आपको एक्चुअली क्वेश्चन जो भी दे रखा होगा ना, उसमें से आपको जो फाइनल प्रेशर होगा ना ए का, पहले वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे प्रोसीड आप कर पाओगे। जैसे कि मैं बहुत एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ये वाला क्वेश्चन समझाती हूँ। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास N2O5 का एक रिएक्शन दे रखा है आपको। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखा है N2O5, एग्जाम्पल 4.6 है ये। N2O5 जो है N2O4 और O2 में ब्रेक होता है। टाइम 0 पर जो टोटल प्रेशर है वो 0.5 है, तो टाइम 0 पे जो प्रेशर दे रखा है वो एक्चुअली इनिशियल प्रेशर है N2O5 का, यानी जो R नॉट अपॉन R रिएक्शन की कंसंट्रेशन होती तो प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल जो हमने लेना था ना, तो इनिशियल प्रेशर 0.5 मतलब एक वैल्यू हमें दे दी, पर ये जो वैल्यू दी है ना 0.512, ये प्रेशर N2O5, N2O4 और O2 तीनों की वजह से है। तो इस प्रेशर को हमें बस N2O5 की ही फॉर्म में रिड्यूस करना होगा सिर्फ। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे प्रोसीड करते हैं, अब देखो हम क्या करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने रिएक्शन लिखा N2O5 गिव्स N2O4 प्लस O2। ठीक है, अब इनिशियल प्रेशर, ये कितना प्रेशर है आपका 0.5 आपको दे रखा है। ठीक, ये दोनों 0 हैं जब टाइम 0 था। ठीक है, अब जब टाइम कितना हो गया 100 सेकेंड हो गया, तो N2O4 का प्रेशर कितना है मुझे नहीं पता, तो हम x मान लेते हैं। x इसके साथ आगे कोफिशिएंट लगा है 2x, ये खाली क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 2x, जितना कोफिशिएंट है उतना माइनस होगा, ये उतना बढ़ेगा ये उतना माइनस होगा। पिछले साल इक्विलिब्रियम में भी हम इस तरह से करते थे, जो इसके साथ कोफिशिएंट लगा होगा उतना कोफिशिएंट ये माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ जो सिस्टम का टोटल प्रेशर होगा कब 100 सेकेंड पे, वो किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, माइनस 2x से प्लस 2x कट गया, कितना बच गया, सिर्फ 0.5 प्लस x। ये क्या है, टोटल प्रेशर है। ठीक है, अब ये टोटल प्रेशर तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, 100 सेकेंड पे ये टोटल प्रेशर कितना दे रखा है आपका 0.512, 0.5 प्लस x। ठीक है, तो अब खाली आपको x निकालना था, तो 0.512 में से 0.5 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 0.012, तो ये वैल्यू आ गई x की। तो N2O5 का प्रेशर कितना था 100 सेकेंड पर, हमें इनिशियल और फाइनल प्रेशर चाहिए था, तो इनिशियल प्रेशर कितना हो गया 0.5, फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 2x, और 2 टाइम्स x कितना आया 0.012, यहाँ पे पुट करो और सॉल्व कर लो, फाइनल प्रेशर भी मिल जाएगा और इनिशियल प्रेशर भी मिल जाएगा। तो अब बच्चा का क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फॉर्मूला होगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना है हमारा, इनिशियल प्रेशर तो 0.5 दे रखा है, और फाइनल प्रेशर कितना है 0.5 माइनस 2x, जहाँ x हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। टाइम कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है, 100 पुट करो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, बस लॉग निकालना है आपको, जो इसमें मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखो आप, ये भी आपका एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4.5 दे रखा है आपको, कह रहा है N2O5 जो है वो 2 टाइम्स NO2 और हाफ O2 में कन्वर्ट होता है, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखा है। N2O5 की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आपको गिवन है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है कितने टाइम के बाद दे रखी है, 60 मिनट के बाद दे रखी है। फाइनल कंसंट्रेशन 60 मिनट के बाद दी है 0.20 इंटू 10⁻2 मोल्स पर लीटर। कह रहा है इसका रेट कांस्टेंट निकालो, रेट कांस्टेंट क्या होता है, के मिसिंग है, तो साफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन दे दी, आपको टाइम दे दिया, के निकालने को बोला है। डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है क्या, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, फॉर्मूला है। के हमें निकालना है 2.303, मैं तुम्हें कहा था टाइम के यूनिट चेंज नहीं करने, जितने में दिए उतने में रखेंगे, मिनट में दिए मिनट में रखेंगे। उसने रेट कांस्टेंट भी किस में निकलेगा, मिनट में निकल जाएगा हमारा, कोई चक्कर नहीं है। लॉग आर नॉट कितना दिया है 1.24 इंटू 10⁻², और फाइनल कितनी दी है 0.2 इंटू 10⁻²। 10⁻² से 10⁻² कट जाएगा, 1.24 और 0.2 को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, ये 24 2 डेसिमल है तो 2 0 नीचे ले आओ, 100, ये 1 डेसिमल है हटाओ ऊपर ले जाओ, ठीक है। क्या हो गया आपका 120/100, तो 120/100 कितना होगा 1.2 होगा। लॉग 1.2 कैसे सॉल्व करते थे, लॉग को हम डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए था, और जैसे डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए, पीछे भी एक डिजिट में लेकर आओ, ठीक है। फिर क्या करोगे, जितने 2 डिजिट्स हैं 12 है तो 12 का 2 पर चेक करोगे, 12 की वैल्यू किस पर चेक करोगे 2 पर, और जितनी भी वैल्यू आएगी, सपोज यहाँ पर वैल्यू है 3643, लॉग टेबल में देखोगे और सबसे आगे क्या लगा दोगे डेसिमल, तो आंसर अब आप निकाल सकते हो। लॉग 1.2 मिल गया आपको, 2.303 को 60 से डिवाइड करो और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा के। और फर्स्ट ऑर्डर में के यूनिट क्या होते हैं, पर यूनिट टाइम, यानी यहाँ मिनट में है तो के यूनिट किस में आएंगे, पर मिनट में। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या थे, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, जो के यूनिट थे वही किसके यूनिट थे, आर के, मतलब रेट के जो यूनिट थे वही के यूनिट थे। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या थे, पर मोल लीटर per second. Is this clear? So that's all for today and we'll continue in the next class.